नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वट एवर फील कनेक्टेड विद द फैमिली ऑफ कुमार पंकज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस इंग्लिश मॉडल पेपर बेस्ड ऑन द यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 पैटर्न ऑफ क्लास 10th। तो आइए हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लास 10th का है, जो सेशन 2021-22 में आपको एग्जाम जो होना है बोर्ड का, हूबहू उसी पैटर्न में आपको दिया गया है, जो 70 मार्क्स में पूछा जाएगा। 70 मार्क्स का आपका ये रिटर्न हो जाएगा। आप जानते हैं कि 30 मार्क्स आपके कॉलेज यहाँ पे दिए जाते हैं। टोटल यदि हम करें तो 100 मार्क्स बन जाते हैं। इसमें समय आपको जो मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, लेकिन लिखा आपका जरूर 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट तो आप ऐसे ही यूं ही निकाल देंगे, क्योंकि पेपर को पढ़ना भी होगा, देखना होगा कि इसे पूछा क्या जा रहा है। और सीधे सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। जरा थोड़ा ध्यान से हम इसको समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे दिया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब ये है कि पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। फिर दिया नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर, उस प्रश्न के ठीक सामने आपको उसका अंक अंकित होगा कि कितने नंबर में ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दिया थर्ड पॉइंट पर, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। आप जिस भी प्रश्न का आंसर देंगे, पहले उसको भली भांति आप पढ़ लेंगे ध्यान से कि इसे पूछा क्या जा रहा है, तभी आंसर देंगे। पता पड़ के पूछा कुछ जा रहा है और जवाब आप कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आपको मेंशन होगा। हम बात करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए यहाँ पे जब बात आई तो मैं बता देता हूं कि ये जो पेपर होगा ना आपका, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी में डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब कि ए, बी, सी और डी सेक्शन में ये डिवाइड होगा, जिसमें आपका जो ए सेक्शन है वो 10 मार्क्स का होगा, बी सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा, सी सेक्शन आपको 15 नंबर देके जाएगा, यानी 15 मार्क्स। और ये डी सेक्शन अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है, जो कि अकेला ही 35 नंबर को देके जाना है, ठीक है। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है हमारा रीडिंग स्किल को या अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए ये जो लाइंस है ना, ये आपको रीड आउट करनी है। बोला भी गया है यहाँ पर कि आप केयरफुली इसको रीड करिएगा, लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा कि केयरफुली जरूर लिखा है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। अब इसके वर्ड के चक्कर में आप बार बार इसको ना पढ़िएगा ध्यान मग्न होकर, ना पता पड़ेगा कि पता पड़े इसी में सारा टाइम जो है आप वेस्ट करते चले जा रहे हैं। इसका बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं ना, पहले इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इसको आप रीड आउट करिएगा। आंसर आपको डायरेक्टली एक ही बार में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पैसेज आएगा आपका, ये 3 और 2 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका यहाँ बन जाता है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन बी। और सेक्शन बी हमारे राइटिंग स्किल को चेक करता है। राइटिंग स्किल में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेटर पूछा गया है, और ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन भी दिया गया है। चाहे तो आप लेटर लिखिएगा या फिर आप एप्लीकेशन लिखिएगा। देखिए लेटर में पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन अ बर्थडे पार्टी, ठीक है। अपने बर्थडे पार्टी पर आप अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं, इसके लिए लेटर लिखना होगा उसको। अब क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसा कि आप जानते हैं टीसी, जो टीसी होता है उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो हमें टीसी मिलता है, और टीसी के साथ में सीसी मिलता है। देखिए टीसी सीसी एंड दोनों ऐड करके दिया भी हो सकता है टीसी एंड सीसी के लिए। सीसी होता है करेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको चॉइस मिल रही है यहाँ पे, जो भी आप करेंगे तो 4 मार्क्स आप यहाँ पे आप गेन करेंगे। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज। जो कि 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। ये एक रिपोर्ट राइटिंग है, जो लिखना है द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज, जिसमें आपको हिंट भी मिलेगी। स्कूल डेकोरेशन के बारे में बताना होगा, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चर प्रोग्राम, स्पीच बाई प्रिंसिपल एंड अदर्स, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट राइटिंग की जाएगी। देखिए अगर आप ये नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ भी चॉइस मिल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। द इंपोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक के बारे में बताना, जो कि 60 से 80 शब्दों में ये भी आपको लिखना होगा। ये ऐसे टाइप का है, ठीक है। ये ऐसे टाइप का नहीं, ये ऐसे ही है, जिसको हम निबंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही निबंध यानी कि ये जो आर्टिकल दिया है लिखना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी पर। देखिए सेक्शन सी जो है ना, इसमें
एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर्स भी बताता रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको राइट आंसर को चुनना होगा। तो सबसे पहला जो दिया है, द ओल्ड मैन केम टू मी, है ना। यहां पर आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहां मैंने एडजेक्टिव बोला ना कि एडजेक्टिव। देखिए जब कभी भी डी के बाद किसी शब्द में जे आ जाता है तो डी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए यहां पर इसको एडजेक्टिव बोला जाएगा, ठीक है। यहां एडजेक्टिव मतलब विशेषता, तो विशेषता जो बता रहा है ना, द ओल्ड मैन केम टू मी, बूढ़ा व्यक्ति, तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, ओल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। तो यहां आप हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ना, यही इसका राइट आंसर है। और बात करें इसमें वर्किंग, तो आप कहेंगे वर्किंग भी एक वर्ब है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप स्टेटमेंट आप इसको देखिएगा, जो सेंटेंस दिया है ये नॉन एक्शन में दिया है। जब एक्शन में होगा ना तो बिल्कुल आपका वर्किंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉन एक्शन है, इसीलिए नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ही क्या होती हैं, वर्ब के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या है। तो नाउन फॉर्म की बात करेंगे तो डायरेक्टली आंसर बता देता हूं इसका, स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, दिया ही इज वरीड डस्ट द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपको सुटेबल प्रपोजिशन या फिल करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, यानी ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ दिया है, आई विल नॉट गो विद यू। इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि हैड प्लस V3 आना कंपलसरी है। अब आप देखेंगे यहां पर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमको हैड प्लस V3 मिलता है तो आंसर हो जाएगा। देखिए डी डेड दिया है तो ये तो होना नहीं है, पहला नहीं होगा। सेकंड, हैज नॉट गॉन विद यू, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सी ऑप्शन पर, आई डोंट गो विद यू, देखिए ये भी नहीं होगा तो प्रेजेंट में पहुंच जाएगा, और हैव दिया ये भी प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन जो बी दिया ना ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में बताया गया है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक हिंट दिया गया कि आपको क्या करना है स्टेटमेंट का, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर इसके, हरी सेड टू मी, कमा इनवर्ट का मास दिया है, व्हाई डिड यू डू इट, क्वेश्चन मार्क साइन लगा है और स्पीच क्लोज है। तो देखिए जब कभी भी हम देखते हैं नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तुम नेचर पहचानते हैं कि स्पीच के अंदर जो दिया गया है स्टेटमेंट वो किस फॉर्मेशन में दिया गया है सेंटेंस के। तो यहाँ आप देखेंगे ना तो इंटरोगेटिव में दिया गया है, तो इंटरोगेटिव में दिया गया है तो आपको पता है सिंगल इंटरोगेटिव होता है ना, तो वहां तो हम क्या करते हैं, इफ या वेदर का यूज कर देते हैं कनेक्टिंग वर्ड के लिए, लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली का वर्ड मिलता है तो वही कनेक्टिंग वर्ड बन जाता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूं मैं, जो इसका आंसर हो जाएगा हरी आस्क्ड मी। अब देखिए जो कामा इनवर्टेड कामास दिया ना, इसकी जगह पर सेम यही आ जाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हरी आस्क्ड मी व्हाई। अब उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की, और देखिए सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर, यू, और यू को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सन बाई 1 2 3। तो यहाँ पर यू दिया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो अब जानिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के बाद आई हैड डन इट। अब हेड क्यों आया, आप जानते हैं कि डिड यानी कि दिया पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो डन इट हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हमारा सही बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, हु इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है जब कभी भी हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाई हुम में बदल देते हैं और बाई हुम को स्टार्टिंग में लगा लेते हैं। तो हम डायरेक्टली इसका भी आंसर बता देते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। बाई हुम द लेटर इज रिटन, यह आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग। देखिए
पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, पंक्चुएट करना है जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है इसके लिए, और जहां कहीं भी कैपिटल लेटर्स का यूज होना है वो भी आपको करना होगा। देखिए यहाँ पर जो जितनी भी एरर है यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिखा में सबसे पहला लेटर यानी कि किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला लेटर क्या होता है, बड़ा बनता है। तो वैसे भी अगर हम देखें ना कि ना भी पहले नंबर पर होता है ये सेंटेंस के, तो जितने भी नाम होते हैं उनका सबसे पहला लेटर क्या होता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिखा का एस कैपिटल लेटर बन जाएगा। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, पहली गलती। दूसरी गलती अगर हम देखें तो आप बढ़ते चले जाइएगा, फ्रेंड तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका कामा, क्योंकि ये जो जा रहा है ना सेंटेंस का स्टेटमेंट वो नरेशन के फॉर्मेशन में डायरेक्ट में पहुंच रहा है। तो कामा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इन्वर्ट कामा यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वाई जो आएगा ना वो स्पीच के अंदर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा और स्पीच क्लोज हो जाएगी और कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है। यानी कि सिर्फ हमें 3 स्टेप सही करने हैं यहाँ पे एक ये वाला है, नेक्स्ट आपको कामा इन्वर्ट कामास लगाना है, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क साइन लगाने के बाद में स्पीच क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स। देखिए रीऑर्डिंग का मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए ना ये डिसऑर्डर में है, इसको ऑर्डर में लाना है। ऑर्डर में लाना है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इस फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वाज ग्रेट पैलेस द किंग इज ब्यूटीफुल वाई बिल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका बनेगा दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग। ये आपको पैसिव वॉइस में पहुंच गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में हमने इसको बनाया है, चूंकि यहाँ पर देखिए वुल्ट दिया है और बाय का यूज हुआ है, तो सीधे सीधे हमको पता पड़ रहा है कि पैसिव वॉइस में बनना है, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमने इसको बना दिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ इस सेंटेंस के लिए, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में आपका पूछा जा रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपके लेटर मिस है, यहाँ से जितने भी लेटर्स मिसिंग होंगे वो आपको सही से यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। तो देखिए ये आपका ओविडेंस की स्पेलिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो इसका मीनिंगफुल बनता है। अब आप देखेंगे ओविडेंस में जो सबसे पहला लेटर जो भरा जाएगा यहाँ पर ई के बाद वो डी आना है, और आई के बाद जो भरा जाएगा वो ई, यानी कि डी और ई ये आपका भरा जाएगा, तो यहाँ ओविडेंस की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब इसको मैं करवाऊंगा तो थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी पर यदि हम बढ़ते हैं, सेक्शन डी मैंने बताया था कि ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है, जो कि 35 मार्क्स आपको देके जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कहने का मतलब यह है कि जो पैसेज दिया जा रहा है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनका आंसर आपको देना होगा। तो क्वेश्चंस को वही तरीका अपनाएंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तब इसका आंसर हम देंगे, ठीक है। तो आप इसको स्वयं करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब देखिए 60 वर्ड्स की बात कर दी गई है, ये लॉन्ग टाइप का बन गया, ठीक है, जो अपने आप में 4 नंबर का है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में चॉइस मिलती है आंसर 1, तो कोई भी एक करना है, चॉइस मिलेगी। ये आपने लिटरेचर में समझा और मैंने समझाया भी है बेहतर तरीके से ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 3 में से आपको 2 करने हैं, तो यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल जाती है, जो आपको अच्छे बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं वो आप कोई भी 2 करेंगे, लेकिन ये 25 शब्दों में आंसर देना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ मेंशन रहता है ना कि 25 शब्दों में लिखिए या फिर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, 60 से 80 शब्दों में लिखिए, शब्दों को आप गिनिएगा मत, ठीक है। गिनने में आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप की जो बात है ना वो पूरी हो जानी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो सपोज दैट अगर दिया होता कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ, तो वो डायरेक्टली आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है।
तो अगर पूछ लिया अगला क्वेश्चन जैसे कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। जब आगरा में है तो कुछ और क्या इन्फॉर्मेशन देंगे आप, ठीक है। आगरा में है तो है, डायरेक्टली पूछा आंसर दे दिया, तो उसका 25 वर्ड कहाँ हुआ। कहने का मतलब ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि 25 हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका बोके पोर्शन जो है ना उसको कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मैच द वर्ड्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। अब इसमें आपको मैच करना है जो मीनिंग को, यानी जो सिनोनिम्स पढ़े हैं ना आपने, सिमिलर वर्ड्स जो उसको मैच करता होगा उसी से आपको मैच करना है, ठीक है। जैसे वेंडर दिया है, सबसे पहले वेंडर दिया है, तो वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है। और दिया है प्रिजर्व्ड, और प्रिजर्व्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। मॉन्क जो दिया है थर्ड नंबर पर, मॉन्क का मतलब होता है साधु। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है सेज, और सेज का मतलब क्या होता है ऋषि। हॉकर का मतलब होता है फेरी वाला, जो फेरी लगाते हैं ना उनको बोलते हैं। अब दिया है केप्ट सेफ, केप्ट सेफ का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो देखिए सीधे सीधे तो मिल ही रहा है इसका। तो हमने क्या बताया था, वेंडर का मतलब बताया था बेचने वाला, ठीक है ना। तो वेंडर बेचने वाला हो गया, तो हॉकर क्या है फेरी वाला, और फेरी वाले में क्या करेगा बेचेगा, तो इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट दिया है प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, किसी वस्तु या विशेष को सुरक्षित रखना, ठीक है। जब सुरक्षित रखेंगे, और मैंने बताया था केप्ट सेफ का मतलब क्या होता है सुरक्षित रखना, तो देखिए प्रिजर्व्ड को केप्ट सेफ से मैच कर देंगे, ठीक है। अब बचा क्या मॉन्क, मॉन्क मीन्स होता है साधु, और देखिए सेज मतलब होता है ऋषि, तो साधु ऋषि को मैच कर देंगे, ठीक है, मतलब मॉन्क को सेज से। इस तरीके से आपके 3 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक स्टैंजा मिलेगा, और स्टैंजा जो मिलने वाला है ना वो आपको किससे मिलेगा, पोएट्री सेक्शन से मिलने वाला है, ठीक है। जो आपकी पोएम्स दी गई ना वहां से कोई भी एक स्टैंजा उठा लिया जाएगा, और उस स्टैंजा से आपको क्वेश्चन देकर वहां आंसर आपको फाइंड करवाए जाएंगे उसी एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में, ठीक है, इसको रीड आउट करेंगे, और जो भी सुटेबल आंसर है वो आप देंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस मैंने ऑफलाइन में भी कराई अच्छी तरह से, तो आप भी जैसे भी है प्रैक्टिस आप करिएगा, ये आसान है, ठीक है, और अटेम्प्ट अवश्य करिएगा इसको। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है इसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मिलेगा, उसमें क्या है आपको 2 चॉइस मिल जाएंगी, यानी 2 पोएम जो होंगी आपको दी जाएंगी कि इसी का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, और लगा हुआ है, सेंट्रल आइडिया ना करिए, आप पोएम डायरेक्टली करिएगा, तब भी आपको 4 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप 4 लाइन की पोएम करिए, लेकिन याद रखिएगा जो पोएम करनी है ना, ये पोएम करनी है वो यहाँ से कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि साफ साफ जरा ध्यान देंगे लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में जो एक्सट्रैक्ट टाइप का स्टैंजा उससे कॉपी नहीं करनी है। अगर ये कॉपी करते हैं तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। अब देखिए 25 शब्दों में देना है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, ठीक है। और कितने देने, 2 के आंसर देने, 2 एनी 2। तो यहाँ 3 दिए हैं, 3 में से आप कोई 2 करेंगे, जो आपको सुटेबल लगता है आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो जो 60 शब्दों में देना है, इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टाइप का है। जब लॉन्ग टाइप का आंसर बन जाएगा तो सीधी सी बात है, ये तो एक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें ए नंबर पर पूछा गया पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स कहने का मतलब सत्य और असत्य स्टेटमेंट को छांटना है। जो स्टेटमेंट सही होगा वो आपका ट्रू होगा, जो स्टेटमेंट गलत होगा वो आपका फॉल्स होना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले दिया है, ठीक है, अ मैसेंजर ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी। तो देखिए यहां पर जो दिया है ना ये फॉल्स हो जाएगा, वो हैप्पी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनहैप्पी की बात कही गई है। अगर आप बात करेंगे ना तो चैप्टर नंबर आप 7 में जाइएगा, जिसमें दिया है द नेकलेस, तो नेकलेस चैप्टर से दिया गया ये जो 7 नंबर है, तो वहां अनहैप्पी की बात कही गई, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि 15 का जो ए नंबर है ना ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यार जेम्स हाजर्ड वाज वेटरनरी सर्जन। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आपने टर्म्स ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है ना उसको देखा होगा, तो उसमें एक बात कही गई है,
डॉक्टर जेम्स हैरियट वाज नॉट ओनली ए कंपेटेंट वेटरनरी सर्जन, है ना, बट आल्सो ए क्लेवर मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये बात उसमें है, मेंशन है, आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये हमारा क्या है, सेकंड वाला ये ट्रू हो जाएगा, मतलब टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बी सेक्शन, बी क्वेश्चन जो दिया है 15 का पार्ट दिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं कि इनमें से आपको कौन सा सुटेबल होना है, तो जो सही होगा वही करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रिफिन वाज, ठीक है, तो ग्रिफिन क्या था, एक कोई साइंटिस्ट था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सेकंड, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो रामलाल जो है ना उनके एल्डेस्ट डॉटर की बात की गई है, सबसे बड़ी पुत्री की बात की गई है, कौन थी, तो उनका नाम था राधा, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर समझाने की प्रयास किया है। यदि आपको कहीं पर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो आंसर आपको मैंने नहीं बताए हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि क्या है ना, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के हैं एग्जाम से पहले यदि इसको देख के जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।